नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अंकित भाटी सर का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। और आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। इससे पहले का आप चारों प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पिछला वीडियो जो 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं उसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों और भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है या जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1772 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान और दोस्तों कार्नवालिस के बीच में यह युद्ध होता है। और किस संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता है, यही पूछा है आपसे। तो यह समाप्त जो हुआ था दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जो कि 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में रंगपट्टनम की संधि होती है, उसी के तहत तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की 1815 ईस्वी में कौन स्थापना किए थे? राधाकांत देव थे या राम मोहन राय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो बात करें दोस्तों आत्मीय कथा की तो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो हैं कलकत्ता आए थे और यहीं बस गए थे। कब? 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो हैं कलकत्ता आए थे और वहीं बस गए दोस्तों। फिर 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद जो है कि कौन जो थे इलाहाबाद में 1857 के क्रांति के संग्राम के नेता थे। जो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति हुई थी, इलाहाबाद के नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? इलाहाबाद से नाना साहब थे, मौलवी लियाकत अली थे, तात्या टोपे थे या नजीमुल्ला थे। तो 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। जो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण मिला है किस स्थान से मिला दोस्तों? कालीबंगा से, चनहूदड़ों से, मोहनजोदड़ो से या बनवाली से। तो ईंटों की बात करें दोस्तों तो ईंटों का जो अलंकरण मिला है यह कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ स्थित है कालीबंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। कौन सा अधिनियम था जो कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी यह 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत सरकार द्वैध
प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया और यहाँ द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिए थे? महात्मा गांधी जो है किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे दोस्तों? असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन में? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में वही नारा दिए थे कि करो या मरो। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी कहे थे कि करो या मरो का नारा दिए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, जहां दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय निभाने वाले जो थे, भूमिका निभाने वाले थे, कौन राजकुमार थे दोस्तों? तो राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप की बात करें दोस्तों तो यह दूसरे देश और अपने भारत में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक जो है के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, जो है लियो टॉल्स्टॉय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो विश्व इतिहास की झलक की बात करें दोस्तों तो इसके जो रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि कह रहा कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट रिचर्ड एटली था। कौन था? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्लीमेंट एटली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नहीं दिया गया, क्लीमेंट एटली होगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों, आगे दिया होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था। पूछा है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं बुध एवं शुक्र हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा जो है भूटान देश के साथ नहीं लगती है? सिक्किम की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की? तो बात करें भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला जो राज्य है दोस्तों मेघालय है। क्या होगा? मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा पर्वत जो है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालय का पूछा है। हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है दोस्तों अरावली, कुनकुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो पूछा है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो अरावली पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जो अरावली पर्वत है दोस्तों कहाँ है? या आपके राजस्थान में है। राजस्थान में। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो गुरु शिखर है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, गंगा और सिंधु है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं दोस्तों ये आपकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है दोस्तों। जो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक राज्य में
कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। जो किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है दोस्तों किस पर होता है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या बेरोजगारी की दर से। तो किसी देश का जो जीवन स्तर होता है प्रति व्यक्ति के आय से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, प्रति व्यक्ति आय से। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? बाढ़ को रोकने से, या फिर दुग्ध उत्पादन से, या असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष के, या कर चोरी के खिलाफ से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों डेयरी उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1970 में। कब की गई थी? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्या आंसर होगा? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष अवशेष क्या कहलाता है? जो अवशेष बचता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? अगर सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज को निकाल दिया जाए, जो ब्याज भुगतान है उसको निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है सकल प्राथमिक घाटा। क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन का जो पिता कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? एम.एस. प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, या एम विश्वेश्वरैया को। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। तो आर्थिक नियोजन का पिता जो कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो एक किया गया है आपके भाग 5 में किया गया। ऑप्शन डी हमारा होगा भाग 5 में। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक बात की गई है दोस्तों संघीय न्यायपालिका की? तो 124 से लेकर 147 तक जो है कि संघीय न्यायपालिका की बात कही गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 365 में, 375 में, 355 में या 335 में। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों 335 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है इसमें है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक किस देश का संविधान है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? ब्रिटेन का है, भारत का, कनाडा का या फिर दक्षिण अफ्रीका का? तो सही आंसर जो होगा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है जिलाधीश प्रशासन की धुरी, यह कथन किसका है दोस्तों? जिला जो धीश प्रशासन की धुरी है यह कथन जो है आपके किसका है दोस्तों? यह कथन जो कहा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि
क्यूसेक मापक इकाई है। क्यूसेक मापक इकाई किसकी है? जल की शुद्धता की है, जल की गहराई की है, जल के बहाव की है, या जल की मात्रा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा जल के बहाव की है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल जो वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? जो कमरे में लगा हुआ एसी है वह क्या नियंत्रित करता है दोस्तों? केवल तापक्रम को, या फिर केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को, या केवल दाब एवं तापक्रम, या आर्द्रता एवं दाबक्रम? तो इसका सही आंसर जो होगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है, इसमें है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। जो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है कौन सा होता है दोस्तों? यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन होती है? तो वायुयान के टायरों में भरा जाता है जो गैस, यह नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? मृदा विहीन पादप संवर्धन है, या फिर पादप में कलम लगाना है, या फिर सब्जियों का अध्ययन है, या जल संरक्षण है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, जो कि हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होना, भ्रम में होना, आँख किरकिराना, या फिर लज्जा दूर होना? आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान हो जाना, आँख खुल जाना अर्थात ज्ञान होना। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो आँखों के सामने है या आँखों के सामने जो घटना घटी उसे क्या कहते हैं? सामाजिक कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, सुलभ कहते हैं, या प्रियतम कहते हैं? तो जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्वर्णधूल है, लोकायन है, या फिर युगवाणी है, या चिदम्बरा है? तो इसका सही आंसर जो सुमित्रा नंदन पंत की कृति है चिदम्बरा, इन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, भुजंग जो है सांप को कहा जाता है। इसमें पूछा उसका पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? व्यास नहीं है, व्याल नहीं है, गरुण नहीं है, सर्प नहीं है, पन्नग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों गरुण नहीं है व्यास भुजंग का पर्यायवाची। गरुड़ किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए किसका पर्यायवाची है गरुड़। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है आवृत्ति शब्द का विलोम क्या है? आवृत्ति शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? विमोचित होता है, आछत्र होता है, परिक्षित्र होता है, अनावृत होता है। तो आवृत का जो विलोम होता है अनावृत होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्न दोस्तों 53 नंबर का है कि गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जो गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा, एम वेंकैया नायडू के द्वारा, या नरेंद्र मोदी, या फिर राजनाथ सिंह द्वारा? तो गांधी टोपी गवर्नर का जो विमोचन किया गया है यह एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला जो राज्य बना है कौन है? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों केरल राज्य जो है
अपने यहाँ कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। कौन सा राज्य है? केरल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा है राजनीतिक गतिविधियों के चलते निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ जो है, अब्दुल्ला हमदोफ ने अपने पद से इस्तीफा दिए थे। कौन है अब्दुल्ला हमदोफ? अपने पद से इस्तीफा दिए थे। यह कहाँ के हैं दोस्तों? यह सूडान के हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कहाँ के हैं? सूडान के हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया था? 2021 का क्वेश्चन पूछ लिया इसमें कि 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला था दोस्तों? कौन राज्य है? गोवा है, तमिलनाडु है, केरल, आंध्र प्रदेश। तो जो अल्कोहल म्यूजियम खोला गया था यह गोवा में है। कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गोवा में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि 28 दिसंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवर्ती तूफान गुलाब जो था, गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? गुलाब नाम कौन देश रखा था? पाकिस्तान, भारत, यमन या इनमें से कोई नहीं। तो 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठा था चक्रवर्ती तूफान, जिसका नाम गुलाब रखने वाला है यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान उसका नाम गुलाब रखा था। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 28 मई को, 30 मई को, 24 मई या फिर 26 जून को? तो पत्रकारिता दिवस जो मनाया गया दोस्तों आपका 30 मई को मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखे हैं दोस्तों? दिसपुर में, भोपाल में, जयपुर या अहमदाबाद में? तो अमित शाह ने कि नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला जो है अहमदाबाद में रखे हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार मिला है दोस्तों कहाँ मिला है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो मिला है दोस्तों यह बिहार में मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के, म्यांमार के, भूटान के या फिर बांग्लादेश के? तो सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा साझा करता है दोस्तों किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है टेंगे किस देश की मुद्रा है? उस देश की राजधानी क्या है? टेंगे किस देश की मुद्रा है दोस्तों और उस देश की राजधानी क्या है? नूर संतारा है, कह रहा नूर सुल्तान है या फिर जेरूसलम है, काहिरा है, दोहा है? तो आप बात करें दोस्तों टेंगे कजाकिस्तान की जो है एक मुद्रा है, कजाकिस्तान की मुद्रा है। और कजाकिस्तान की राजधानी जो पूछा है दोस्तों नूर सुल्तान है। क्या है? नूर सुल्तान है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नूर सुल्तान। और इसकी जो मुद्रा है टेंगे है। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत की प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी दोस्तों कब की गई थी? 16 अगस्त 1947 को, 28 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 या 15 जून 1952 को? इसका सही आंसर जो होगा 13 मई 1952 को शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? जो विक्टोरिया मेमोरियल शहर है किस शहर में स्थित है दोस्तों? कोलकाता में है, मुंबई में, दिल्ली में या फिर जयपुर में? तो विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? यह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि
लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर बिहार की? तो मधुबनी शैली की बात करें दोस्तों, यह बिहार राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बिहार राज्य। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर जो है अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर जो हैं अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? बिहार के, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो व्यास सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य में, संगीत में, नृत्य में या फिर फिल्म में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान की बात करें दोस्तों, यह साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है आगा खा कप जो है का संबंध किस खेल से है? आगा खा कप जो है किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? हॉकी में है, क्रिकेट में, टेनिस टेबल, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल? तो आगा खा जो कप है दोस्तों यह हॉकी से संबंधित है, इसका संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर जो सही होगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल में तापमान बढ़ना। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करते हैं दोस्तों, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।